Assalamu alaikum fellows. I hope you must be doing good. I am हैदर मक्सी एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 20 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। आर्टिकल 20 में 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स की बात की गई है। इनमें से हर एक फैक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके एग्जांपल्स देखेंगे और डिफरेंस क्या है आर्टिकल 19 एंड 20 के दरमियान में, इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिकल 20 में जितने भी इलस्ट्रेशंस बताए गए और तमाम वो चीज़ें जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन सबको टच करेंगे। आर्टिकल 20 जो है, अगेन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन कानून शहादत ऑर्डर। तो अगर आप इसे सही से समझना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसे शुरू से लेके एंड तक पेशेंस के साथ देखिए एंड आई एश्योर यू विल नॉट रिग्रेट इट। इसके अलावा हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं कानून शहादत ऑर्डर के ऊपर, आर्टिकल 1 से लेके 165 तक, अगर आप इन तमाम वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके यू कैन डू सो। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 24 तक, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको हम कैटेगराइज करते हैं एज जनरल रेलिवेंसीज। यानी इन आर्टिकल्स में जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो हैं जनरल इन नेचर। ये फैक्ट्स ब्रॉडली आपको बताते हैं कि इस तरह के जितने भी फैक्ट्स होंगे वो तमाम के तमाम फैक्ट्स रिलीवेंट होंगे। जनरल रिलीवेंसीज को हम कंट्रास्ट दे सकते हैं स्पेसिफिक रिलीवेंसीज के साथ समझने के लिए। स्पेसिफिक रिलीवेंसी में किसी एक फैक्ट के बारे में आपको बताया गया होता है कि ये फैक्ट होगा तो रिलीवेंट होगा, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन, फैक्ट एज टू डाइंग डिक्लेरेशन, एक ही फैक्ट रिलीवेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे ब्रॉडली आपको बताया जाता है। आर्टिकल 19 से लेकर 24 तक, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स जो हैं वो जनरल इन नेचर हैं, तो ये आर्टिकल्स बाज़ औक़ात एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। यू नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज कि सर ये चीज़ तो आर्टिकल 19 में भी मेंशन थी, 20 में भी सेम चीज़ मेंशनड है, तो बिल्कुल हो सकता है। आपको पजल्ड नहीं होना, क्योंकि जनरल रिलीवेंसीज हम पढ़ना है। आर्टिकल 19 से लेकर 24 तक जनरली ये बात करते हैं, तो ओवरलैपिंग के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। आर्टिकल 19 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस आर्टिकल को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 20 है ये क्रिमिनल सूट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इसकी सिविल सूट्स में भी एप्लीकेशन है, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखेंगे कि क्रिमिनल साइड पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है आर्टिकल 20, इस चीज़ को जो है हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल की मीनिंग को समझने के बाद। नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल 20। सो फेलोज, दिस इज़ चार्ट फॉर आर्टिकल 20। अगर आप इस आर्टिकल को याद करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस आर्टिकल को समझने के बाद एक बार इसे देख लीजिएगा, तो आपको याद करने में जो है बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिल जाएगी। सो पहले हम आर्टिकल 20 की जनरल मीनिंग देखेंगे एंड देन एक एक लफ्ज़ को अलग अलग करके डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 20 में बताया जा रहा है कि ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट के अकर होने के फ़ौरन बाद या फिर लेटर ऑन उनका काज, ओकेशन या इफ़ेक्ट शो करे तो वो फैक्ट आर्टिकल 20 के तहत रिलीवेंट कंसिडर किए जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि वो फैक्ट भी रिलीवेंट होंगे जो फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट से जुड़ी हुई चीज़ों के हालात ज़ाहिर कर रहे हों। साथ में वो फैक्ट भी रिलीवेंट होंगे जो मौका फराहम कर रहे हों रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के अकरेंस के लिए। सेम चीज़ को अगर दूसरे अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आर्टिकल 20 रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से जुड़े हुए 5 तरह के फैक्ट्स को रिलीवेंट डिक्लेयर करता है, जिनमें सबसे पहला है इफ़ेक्ट ऑफ रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। फिर चाहे वो इफ़ेक्ट इमीडिएटली नज़र आया हो या फिर लेटर ऑन नज़र आया हो फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट के हैपनिंग के बाद। सेकेंड इज़ कॉज ऑफ रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, इमीडिएट और अदरवाइज। ओकेशन ऑफ रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, इमीडिएट और अदरवाइज अगेन। स्टेट ऑफ थिंग्स फोर्थ एंड फिफ्थ इज़ अपॉर्चुनिटी। तो ये 5 तरह के फैक्ट्स को आर्टिकल 20 रिलीवेंट डिक्लेयर करता है। नाउ वी हैव टू सी कि ये जो मैंने 5 तरह के फैक्ट्स के नाम बताए, इनके अलग अलग से डिटेल में मीनिंग देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये सारे जो है एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। सबसे पहले इफ़ेक्ट की मीनिंग को समझते हैं। आपने ये सुना होगा कि मुजरिम क्राइम करने के बाद हमेशा कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ जाता है। तो जो चीज़ वो पीछे छोड़ जाता है उसे हम कहते हैं इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट के लिए सिंपल डेफिनेशन ये है कि
कंसिक्वेंस ऑफ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट, यानी जहाँ पे कोई फैक्ट इन इशू अकर होता है या रिलीवेंट फैक्ट अकर होता है, हैपन होता है, तो उसके जो असरात होते हैं, जो उसके रिज़ल्ट होते हैं पीछे, जो उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, उसे हम कहते हैं इफ़ेक्ट। अब इस सेम चीज़ को एग्जांपल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, बी पर इल्ज़ाम है कि उसने जेड के घर से चोरी किया। चोरी के फ़ौरन बाद बी के फुटप्रिंट्स मिलते हैं जेड के घर से। इन फुटप्रिंट्स से ये ज़ाहिर होता है कि बी किस जगह से घर में घुसा और कहाँ से बाहर निकला। ये फुटप्रिंट्स चोरी के इफ़ेक्ट को शो कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस जब बी के घर पे जाती है तो उसके घर से स्टोलन आर्टिकल्स मिल जाते हैं। ये स्टोलन आर्टिकल्स का मिलना ये बी चोरी के इफ़ेक्ट को शो कर रहा है, और इन दोनों फैक्ट से ये ज़ाहिर हो रहा है कि बी चोर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आर्टिकल 20 की वर्डिंग से हमें पता चलता है कि जो इफ़ेक्ट है वो इमीडिएटली भी ज़ाहिर हो सकता है और अदरवाइज़ भी। अदरवाइज़ मतलब लेटर ऑन, बाद में भी इफ़ेक्ट जो है वो ज़ाहिर हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, पर्सन क्यू पर्सन पी को जहर देता है। अभी इसके इमीडिएट इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? इमीडिएट इफ़ेक्ट इसका ये हो सकता है कि पर्सन पी के मुंह से झाग निकलने लगा, उसे ब्लीडिंग हुई। वहीं पे अगर हम देखें कि इसके अदरवाइज़ लेटर ऑन इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, 6-7-8 घंटे के बाद जिस पर्सन को जहर दे दी जाती है तो उसका स्किन कलर चेंज होने लगता है। तो पर्सन पी का स्किन कलर जो है वो ग्रे होने लगा, ठीक है, या ब्लू पड़ सकता है या फिर पेल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ पॉइजन एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। तो ये इसके आपने अदरवाइज इफ़ेक्ट देखे। बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं इफ़ेक्ट के लिए। चंद एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ब्रीफली। जैसे कार एक्सीडेंट के बाद आपको रोड पे डेबरी का मिलना, ये इफ़ेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। कार के टायर्स के निशान मिलना जो है वो एक्सीडेंट के इफ़ेक्ट को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से क्राइम सीन से अगर अक्यूज़ के फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं तो ये भी इफ़ेक्ट का ही एग्जांपल है। जहाँ पे दो पर्सन आपस में लड़ते हैं तो किसी एक पर्सन के चेहरे पे अगर ज़ख़म का निशान है तो वो लड़ाई के इफ़ेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बाज़ों का ये देखते हैं कि रेप विक्टिम जो होती है उसके नेल्स में अक्सर अक्यूज़्ड का स्किन आ जाता है, ठीक है। तो ये भी रेप के इफ़ेक्ट को शो कर रहा है और इससे अक्यूज़्ड का पता लगाया जा सकता है डीएनए टेस्ट के बाद। किसी पर्सन को किस तरह से मारा गया ये भी इफ़ेक्ट ही के ज़रिए से पता चलता है। आप देखते हैं कि डेड बॉडी को जब एग्ज़ामिन किया जाता है, जो उसके बॉडी पे निशान होते हैं, वुंड्स होते हैं, ब्रूसेस होते हैं, उसी के बेसिस पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनता है जिसमें बताया गया होता है कि किस तरह से इस पर्सन की डेथ हुई। अब डिस्कस करते हैं कॉज को। देखिए, कॉज एक ऐसा इवेंट होता है जो कि किसी पर्सन को इमीडिएटली किसी एक्ट को करने के लिए प्रोवोक करता है, उकसाता है। इसके लिए जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें सडन प्रोवोकेशन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन से पूछा जाता है कि तुमने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को क्यों थप्पड़ मारा। कहता है कि सर मेरे सामने मेरे बाप को बिला वजह गाली दे रहा था तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाया। पुलिस ऑफिसर ने प्रोवोक किया, ये इमीडिएट काज था थप्पड़ मारने के पीछे। सेकंड एग्जांपल, किसी पर्सन से पूछा गया कि तुमने होटल से रोटी क्यों चुराई। वो कहता है कि सर मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे बैठे हैं। तो ये था इमीडिएट काज चोरी के पीछे, ठीक है। अभी जो कॉज है ये आर्टिकल 21 में मेंशन्ड मोटिव से अलग है, तो दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। किस तरह से? लेट मी टेल यू। देखिए, सिंपल अल्फाजों में इस तरह से कह सकते हैं कि जो मोटिव है वो इंडिकेट करता है कि किसी पर्सन ने जो एक पर्टिकुलर एक्ट किया है उसके पीछे ब्रॉड गोल क्या था, पर्पज़ क्या था, लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या था। वहीं पे अगर हम बात करें कॉज की तो ये सिर्फ हमें बताता है उस इमीडिएट रीज़न के बारे में जिसकी वजह से पर्सन ने वो एक्ट इमीडिएटली किया। आगे जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे उसे समझेंगे तो आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ लेट्स डिस्कस ओकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इन दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इंडिपेंडेंटली अगर इनको पढ़ेंगे तो शायद हमें कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। तो जो ओकेशन है ये एक ऐसा नेचुरली अकरिंग इवेंट है जिसे विक्टिम क्रिएट करता है, और इस इवेंट की वजह से अक्यूज़ को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो विक्टिम को नुकसान पहुंचा सके। आप इस तरह से भी कह सकते हैं जो ओकेशन है वो हमेशा विक्टिम प्रोवाइड करता है और उसका फ़ायदा उठाता है अक्यूज़्ड।
जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे ही उसे मौका मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज पर्सन ए क्या करता है कि वो रात को 1 बजे वॉक करने के लिए निकलता है अकेले, और आईफोन जो है फ्रंट जेब में लगा के घूमता है शो ऑफ करने के लिए। और जिस एरिया में वो वॉक कर रहा है वो एरिया ख़तरनाक है। अब आप बताइए कि ए के साथ क्या होना चाहिए? डकैती तो होनी ही है। तो जैसे ही डकैट्स किस पे नज़र पड़ेगी तो वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में से लूटना चाहेंगे। लेट्स से ये जैसे ही आबादी से थोड़ा आगे जाता है, सुनसान सड़क पे पहुंचता है, तो वहाँ पे वो उसे लूट लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ए ने ओकेशन प्रोवाइड किया, जिसका फ़ायदा उठाते हुए डकैट्स ने इसे लूट लिया फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में। इस केस में ओकेजन क्या है? ओकेजन ये है कि जो पर्सन ए है उसने अपने फ्रंट जेब में आईफोन का लेटेस्ट वर्जन लगाया हुआ है। ये एक तरह से डकैट्स को इनवाइट कर रहा है कि आओ और मुझे लूटो, क्योंकि वो एक डेंजरस एरिया में है। आपने अक्सर सुना होगा कि मौत को दावत देना, कि तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। इसका मतलब होता है कि तुम तो खुद ओकेजन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से ये एग्जांपल भी हो सकता है। लेट्स से कोई पर्सन है, जेब से 5,000 की गड्डी निकालता है और खुद को हवा करने लग जाता है, सेइंग दैट कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, शो ऑफ करने के लिए बेसिकली। तो ये भी ओकेजन प्रोवाइड कर रहा है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि उससे डकैती हो जाए। मैंने कहा कि ओकेशन जो है वो नेचुरली एग्जिस्टिंग सिचुएशन होता है, नेचुरली अकरिंग इवेंट होता है, जिसे विक्टिम क्रिएट करता है। तो दिस डजंट मीन कि विक्टिम उसे इस इंटेंशन के साथ क्रिएट करता है कि उसे नुकसान हो या किसी को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इसे नुकसान पहुंचाए। ओकेशन नेचुरली अकरिंग है, ये खुद ब खुद क्रिएट होता है, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, अपने आप क्रिएट हो जाता है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, शादी एक नेचुरली अकरिंग इवेंट है, मैरिज। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि जिस घर में शादी हो रही है या होने वाली है उस घर में होता है पैसा, क्योंकि ज़्यादातर लोग शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं, सोना होता है उस घर में। तो क्या होता है कि शादी से 4 दिन पहले शादी वाले घर में डकैती हो जाती है। पूछा गया कि डकैती क्यों हुई? शादी की वजह से। शादी डकैती का ओकेशन बन गई, ठीक है। हालांकि मैरिज और डकैती दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का लिंक हो गया। शादी जो है वो जड़ बन गई डकैती का। इस चीज़ से हमें ये समझने को मिला कि जो ओकेजन है वो नेचुरली अकरिंग है, विक्टिम उसे अपने इंटेंशन के साथ क्रिएट नहीं करता, खुद ब खुद ये चीज़ जो है हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना है कि जो ओकेशन है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ विक्टिम ही क्रिएट करता हो या प्रोवाइड करता हो। वो कहते हैं कि ओकेशन जो है वो एक अक्यूज्ड भी क्रिएट कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे ओकेजन अक्यूज्ड क्रिएट करता है तो फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी विक्टिम क्रिएट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी है, लोगों के इस तरह के बिलीफ भी हैं। मैंने आपको वो व्यू बताया जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि जो ओकेजन है वो मोस्टली जो है जो विक्टिम है वही क्रिएट करता है। अब जहाँ कहीं पे भी इस हवाले से लिख रहे हो तो ये चीज़ मेंशन कर दिएगा कि कुछ लोगों का ये व्यू भी है, ठीक है। एंड हेयर आर सम अदर एग्जांपल्स अपॉर्चुनिटी एंड ओकेशन के लिए। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज में लिखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। इलिस्ट्रेशन ए में बताया जा रहा है कि फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या पर्सन ए ने पर्सन बी को लूटा, रॉब किया। फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि रॉबरी से ठीक पहले पर्सन बी जो है एक मेले में जाते हैं बहुत सारे पैसे लेके। तो जहाँ पे वो मेले में बहुत सारे पैसे लेके जा रहा है पर्सन बी ने यहाँ पे ओकेशन क्रिएट कर दिया, और जो है एक तीसरे पर्सन को बता देता है कि मैं इतने पैसे यहाँ पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है थर्ड पर्सन के माइंड में कि क्यों ना पर्सन बी को लूटा जाए और उसके इस ओकेशन का फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। सोचिए यहाँ पे अगर एक पर्सन बी खाली हाथ आता, पैसे लेके ही नहीं आता, तो क्या ओकेशन क्रिएट होता? क्या उसे लूटा जा सकता था? फिर तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये दोनों फैक्ट रिलीवेंट है फैक्ट एंड इशू के हवाले से, इन पे एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। दोनों फैक्ट मतलब एक तो था फैक्ट एज टू अपॉर्चुनिटी और दूसरा था फैक्ट एज टू ओकेशन। फैक्ट एज टू अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो मेले में पैसे लेके आया, और फैक्ट एज टू अपॉर्चुनिटी क्या है कि उसने किसी तीसरे पर्सन को यह बात बता दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेट ऑफ थिंग। तो स्टेट ऑफ थिंग्स के अंदर ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं जो कि फैक्ट एंड इशू और रिलीवेंट फैक्ट से जुड़ी हुई चीज़ों के हालात को ज़ाहिर करते हैं, कंडीशन को ज़ाहिर करते हैं। इसे आसान एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक गली है
कोई मोहल्ला है जहाँ से लगातार 2 हफ्तों से बाइक्स चोरी हो रही हैं, कोई पर्सन वहाँ से बाइक्स चुरा के ले जा रहा है और वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑफ हैं। तो पूछा गया कि चोरी क्यों हो रही है? अंधेरे की वजह से। तो जो अंधेरा है यहाँ पे ये स्टेट को इंडिकेट करता है। फैक्ट एज टू डार्कनेस यहाँ पे जो है वो रिलीवेंट हो जाएगा। इसी तरह से किसी पर्सन पर इल्ज़ाम है कि उसने किसी दूसरे पर्सन के साथ बदतमीज़ी की है। जब पूछा गया कि बदतमीज़ी क्यों की, तो उसने कहा कि मैं नशे की हालत में था। यहाँ पे जो अपनी हालत बता रहा है ना वो स्टेट ऑफ थिंग्स को इंडिकेट कर रहा है। ये फैक्ट रिलीवेंट होगा। इस चीज़ से रिलेटेड आर्टिकल 20 में इलस्ट्रेशन नंबर सी है, जिसमें बताया गया है कि इस केस में फैक्ट इन इशू यह है कि क्या पर्सन ए ने पर्सन बी को जहर दिया। फिर आगे कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि पर्सन ए को ये पता है कि पर्सन बी का हेल्थ स्टेटस क्या है, वो सेहतमंद है, कमज़ोर है, बूढ़ा है, जवान है, ये सारी चीज़ों से पता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है स्टेटस ऑफ थिंग्स जो है वो इंडिकेट हो रही है। जिस पर्सन को ये चीज़ें पता होती हैं उसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस पर्सन को कितना जहर देना है, कितने क्वांटिटी में जहर देना है या फिर कितना हैवी जहर देना है। अगर कोई पर्सन कमज़ोर है तो डेफिनेटली आप उसे स्लाइट पॉइजन भी देंगे तो वो उसको मारने के लिए काफ़ी होगा। ठीक है। सेकंड फैक्ट बता रहा है कि पर्सन ए को बी के हैबिट्स भी बताते हैं कि वो किस वक्त पे खाना खाता है। ठीक है। जब किसी पर्सन को ये पता होता है किस वक्त पे खाना खाता है तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो उसे जहर मिला के खाने में दे दे। तो ये जो दोनों फैक्ट्स हैं ये रिलीवेंट है इस फैक्ट इन इशू को डिटरमिन करने के लिए कि पर्सन ए कातिल है कि नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलस्ट्रेशन बी। इलस्ट्रेशन बी जो है वो फैक्ट से रिलेटेड है। इसमें फैक्ट इन इशू ये है कि क्या पर्सन ए ने पर्सन बी का कत्ल किया या नहीं। इसमें बताया जा रहा है कि जिस जगह पे लड़ाई हुई ए एंड बी के दरमियान, जहाँ पे बी का खून हुआ, तो उस जगह पे जितने भी मार्क्स पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम रेलिवेंट होंगे। अब मार्क्स के अंदर जो है बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, सच एज ब्लड स्टेन्स। एक केस है RV रिचर्डसन, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करें। अगर आप कमेंट सेक्शन में जो है इंसिस्ट करेंगे तो आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन इट। इस केस में क्या है कि आपको 5 एग्जांपल मिल जाएंगे एक ही सेम केस में। ओकेशन का भी आपको एग्जांपल मिल जाएगा, जो है काज का मिलेगा, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेट ऑफ थिंग्स, सभी चीज़ें। और बाकी ये जितनी चीज़ें आर्टिकल 20 से रिलेटेड मैंने इनको सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज में करके लिखा है। अगर आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे।